हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ। लेकिन यहाँ पर आपको वो क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ जो क्वेश्चन पेपर कहा गया था लीक हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सिलेबस से परे है, सिलेबस में ही है और यहाँ से भी कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखते हैं यूजीसी नेट जून 2024 का। बेसब्री से इंतजार है भाई। आ चुके हैं रेनू, यहाँ पर आप सभी लोग भी आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज के इस क्वेश्चन के साथ में। देखते हैं कितने क्वेश्चन, मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं, कई ऐसी चीजें होती हैं जो बिल्कुल न्यू होती हैं। तो जब हमारे सामने कोई न्यू चैलेंज आता है तो उसको हम कैसे फेस करेंगे, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। भाई कनेक्ट हो जाए तो जल्दी से कंफर्म करना, अगर प्रॉपर वॉइस आ जाए। आज बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू है। ट्राइंग, बिल्कुल ट्राई कर रही हूँ भाई, आ जाए। एक बारी कंफर्म कर देना जरा। अगर आप सभी को मेरी वॉइस आ जाए जल्दी से प्लीज एक बारी कंफर्म कर देना, फिर स्टार्ट करेंगे आज के इस आगे के क्वेश्चन पेपर को। भाई क्या बात है, स्टार्ट करने से पहले ही आज नेटवर्क ने उड़ा दिया। थम्स अप कर दीजिए अगर आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है। आ गया प्रेमलता? चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। जल्दी से एक बारी कंफर्म कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका किससे जुड़ा हुआ है? कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन के फॉर्म पूछे गए हैं। पहला है पर्सनल एड्रेस क्या होता है, दूसरा है सोशल ड्रामा क्या चीज होती है, तीसरा है नरेटिव्स और चौथा है साइलेंस। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। देखते हैं, नींबू मिर्ची का कमाल हो गया, बिल्कुल सही बात आपने कही है ना। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आ गई वॉइस? चलो भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने। आंसर करने की कोशिश करो आप सभी लोग, जिसको भी आंसर आ रहा है यहाँ पे। कभी कभी होता है ना एग्जाम में, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे लिए नए होते हैं। तो ऐसे में ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कैसे करेंगे? सबको प्रॉपर स्क्रीन दिख रही है? योगेश का सबसे पहले आंसर आया 1 का सी, मोनिका का 1 का बी। देखते हैं सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। यानी पर्सनल एड्रेस क्या चीज होती है? पर्सनल एड्रेस होता है अंतरक्रिया एवं स्वयं अन्य की ओर इंगित करना, यानी पॉइंट्स टू सेल्फ एंड अदर इन इंटरेक्शन। सोशल ड्रामा क्या चीज होती है? इन्वोक लोकल सोशियो कल्चर रूल फॉर बिहेवियर। वहीं आपका नरेटिव्स क्या होता है? नरेटिव्स हो गया एक विशेष दृष्टिकोण, कथाओं को कहना, बार बार कहना, किसी चीज को बार बार कोई चीज बताना। मौन क्या चीज है? जैसे कि आप मौन देख रहे हैं, समुचित आचरण के लिए सामुदायिक नियमों का अध्यादेन। ये इस बार के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में जो आपका आईसीटी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर करेंगे। एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्लासरूम टेक्नोलॉजी नीड्स क्लैरिटी विद रिगार्ड्स टू। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने। कक्षा प्रौद्योगिकी के प्रयोग को निम्न में से किस किस के लिए स्पष्टता की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 2। और सही आंसर इस क्वेश्चन का
देखते हैं कितने लोग सही जवाब देंगे भाई। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। कक्षा प्रौद्योगिकी के प्रयोग को निम्न में से किसके लिए स्पष्टता की आवश्यकता होती है? हम जो आपको मैसेज दे रहे हैं, हम जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो प्रॉपर है या नहीं? पाठ्यक्रम का उद्देश्य, क्या चीज हम कराना चाह रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और टेक्नोलॉजी की कितनी सक्षमताएं हैं, टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंसीज। क्वेश्चन नंबर 3, कितना हम अवेयर हैं आज के, मान लीजिए हम आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन को देख के पता चल जाएगा कि हमारी और कितनी अवेयरनेस हमें और चाहिए एग्जाम से रिलेटेड। शोध निबंध के निम्न अनुभागों को सही क्रम में लिखिए। ये आपका जो पेपर लीक हुआ था उसमें भी पूछा गया था, जो री एग्जाम हुआ था उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का, देखते हैं सही आंसर। शोध निबंध के निम्न अनुभागों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है। हम रिसर्च को ही स्टार्ट करने वाले हैं और रिसर्च से जुड़े हुए ही क्वेश्चंस को भी देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ADBC। यानी सही आंसर है सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट होना, फिर आता है लिटरेचर रिव्यू, फिर आता है रिसर्च मेथड और सेम डिस्कशन। हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, अब हम रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में पता होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सेम चीज है यहाँ पे, चाहे वो रिसर्च डिसर्टेशन से हो, रिसर्च आर्टिकल से जुड़ा हो, इन सब से जुड़े हुए क्वेश्चन इस समय एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। यूट्यूब की कम्युनिटी पर भी मैं क्वेश्चंस डाल रही हूं, आई होप कि आप लोग उस पर भी चेक कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से आपको बताना है प्राचीनतम से नवीनतम, यानी जो पुराना है उससे जुड़ करके नए की तरफ जाना है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज, पुराने से नए, जून 2024 का लेटेस्ट जो क्वेश्चन पेपर है, 20वीं शताब्दी भारत के आरंभिक वर्षों में स्थापित विश्वविद्यालयों का सही अनुक्रम प्राचीन से नवीनतम में बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी सबसे पहले आया SNDT महिला महाविद्यालय, प्राचीन से नवीनतम, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। तो SNDT कब आया था? 1916। इन सबके ईयर भी याद रखिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं, है ना। जामिया मिलिया इस्लामिया, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो पटना विश्वविद्यालय 1917, उस्मानिया 1918, अलीगढ़ 1920, नागपुर विश्वविद्यालय जो कि 1923, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं ये कौन, कितने लोग सही करते हैं आंसर। ये बता सकते हैं कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5, कौन संरचनात्मक प्रेक्षण में प्रतिचयन उपागम की ओर संकेत करता है, जिसके द्वारा किसी प्रतिचयनित व्यक्ति का एक निर्धारित समयावधि के लिए प्रेक्षण किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5, दुर्गा 5 का एच, एच क्या हो रहा है बेटे? ध्यान से क्वेश्चन करो, ऑप्शन नंबर बी की एच? क्वेश्चन नंबर 5, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सैंपलिंग, जो कि आपके रिसर्च से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लस्टर सैंपलिंग। समूह प्रतिचयन के द्वारा किसी प्रतिचयनित व्यक्ति का एक निर्धारित समय के लिए प्रेक्षण किया जाता है, यानी ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे कि एक स्कूल में सभी कक्षाओं में 5 कक्षाओं को बेतरतीब ढंग से चुना जाता है, फिर इन चुने हुए कक्षाओं के सभी छात्र शोध के लिए प्रतिदर्श बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कितने लोगों को ये क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम में आते हैं, कर लेंगे? क्वेश्चन नंबर 6, जनसंचार की कौन कौन सी विशिष्टताएं होती हैं? मास कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स,
क्वेश्चन नंबर 6, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, एग्जाम में बस याद रखना क्योंकि वहां पर एक गलती बड़ी भारी पड़ जाएगी, है ना। ध्यान से टाइप करो। क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी, डी एंड ई। ऑप्शन नंबर बी, डी, ई यानी जनसंचार की कौन सी विशेषता है? जनसंचार में यानी एक व्यक्ति जो कि लेक्चर दे रहा है, जो भाषण दे रहा है और बहुत सारे लोग हैं जिनको वो दे रहा है, तो अज्ञात लोगों को, अननोन जो वहां पे ऑडियंस है उनको दे रहा है ना। तो यहाँ पर पहली बात तो वो पेशेवर संचार हुआ, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हुआ, यूज ऑफ मीडियम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज यानी कि यहाँ उन्होंने भाषण देना शुरू किया नहीं, वैसे ही हो सकता है देश दुनिया तक उसकी खबर पहुंच जाए। तो मास कम्युनिकेशन वन लीनियर होता है यानी एक बंदा दे रहा है और काफी लोगों तक वो चीज इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। क्वेश्चन नंबर 7, बता सकते हैं कि कौन से जो है यूनिट से क्वेश्चन है ये वाला? इमीडिएट फीडबैक भी नहीं मिलता है उसमें, ठीक है ना। जो आपका ये जो होता है ना मास कम्युनिकेशन, जिसमें बहुत सारे लोगों को आप संबोधित करते हैं, उसमें क्या होता है, फीडबैक नहीं मिलता है जल्दी जल्दी। इमीडिएट फीडबैक इसमें वन लीनियर में नहीं मिलता। मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोई भाषण दिया, किसी चीज पर विचार किए, अब ये सोचे कि सब लोग फीडबैक देंगे, मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है, क्योंकि अज्ञात श्रोता है, हमें तुरंत फीडबैक नहीं मिलता है। किसमें? वन लीनियर में। एक रेखीय कहा जाता है यानी एक बंदा बोल रहा है, बाकी सब लोग उसको सुन रहे हैं, उनका काम सिर्फ सुनने का है। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है अगर कि कोई भी बिल्ली गैर विडाल नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का कोई भी बिल्ली गैर विडाल नहीं है मतलब सभी बिल्लियां विडाल हैं, यानी कोई भी बिल्ली ऐसी नहीं है जो गैर विडाल हो, यानी कहीं ना कहीं उन दोनों का रिलेशनशिप है, किसका? कैट का और फेलाइन का, है ना। तो कोई भी गैर विडाल नहीं है यानी कि सभी बिल्लियां क्या है? विडाल हैं। ठीक है, चलो अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, वेन डायग्राम से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब ये देखो यहाँ पे बुद्धिज्म से भी क्वेश्चन आता है। बुद्धिज्म के कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आ रहा है इस समय, कम्युनिकेशन से। बौद्ध विचारधारा में आत्मचिंतन किस प्रक्रिया में निहित है? आत्मचिंतन, खुद से चिंतन करना, किसमें है? वर्बल कम्युनिकेशन में। यहां अभी आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में जब मैं PYQ रिवीजन करवाऊंगी उस समय इन सब के क्वेश्चन एज अ मॉक टेस्ट में अभी पूछूंगी। अभी तो सिंपल चल रहा है, बट जब PYQ रिवीजन होगा, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम होना है, एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि नवंबर से पहले पहले हमारी सारी चीजें कंफर्म हो जाए, सारी चीजें क्लियर हो जाए और उसके बाद हमारा होगा रिवीजन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? भिन्न वाले क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा एक तरीका है, 14, 17, या तो 17 से भाग दे दो यहाँ पे 14 को, जो भी आंसर होगा 0 पॉइंट समथिंग में होगा, भाग देके देख लो, जल्दी जल्दी चीजें समझ में आएंगी। अगर आपकी डिवीजन अच्छी से आती है, आपको क्वेश्चन आंसर को डिवाइड करना अच्छे से आता है, एवरेज क्वेश्चन, कुछ लोगों को डाउट होता है कि मैथ्स में हमारा आएगा क्या। गुड इवनिंग राजकुमार, क्वेश्चन के आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। गुड इवनिंग दीपशिखा, ये वाला क्वेश्चन बेटा देखो, फ्रैक्शन वाला, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सिंपल सा है, या तो भाग दे दो, सिंपल सा, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आपको बताना है बढ़ते हुए क्रम, यानी जो सबसे छोटे पे हो उसको सबसे छोटे पे रखो, बढ़ते हुए क्रम में। तो क्वेश्चन नंबर 9 जैसा कि आपको कहा, पहला ऑप्शन जो है 0.823, फिर है 0.846, 0.777, 0.842। तो यहाँ पर सबसे छोटा क्रम कौन सा है? अगर देखोगे तो 0.777 सबसे छोटा है, फिर आपका 888 शुरू है ना। फिर 8 में भी कौन सा छोटा है? यहाँ पर देखो 823, ये छोटा है, तो सेकंड नंबर पे ये आ गया, थर्ड नंबर पे आपका 0.842 आ गया और सबसे हाईएस्ट है 0.846। अब
कई लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं मैम मैथ्स में समझ ही नहीं आता है कि क्या क्या चीजें आएंगी। तो पहली बात तो समझ लो यहाँ पे कि आपका जो फ्रैक्शन है, ये वाला जो आपका इस तरीके का सवाल है, ये तो 100% एक ना एक तो आएगा ही आएगा। फ्रैक्शन के अलावा आएगा एवरेज, फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन के अलावा एवरेज आएगा, एवरेज के अलावा क्या आएगा, परसेंटेज आपका सिंपल इंटरेस्ट। तैयारी कर रहे हैं अच्छे से करिए, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। उसके अलावा हो गया जो ट्रेन हो गई, ट्रेन की स्पीड से रिलेटेड ट्रेन वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन हो जाएगा यहां से, ठीक है ना। इस तरीके की जो बेसिक मैथ्स है ना, वहां से क्वेश्चंस आते हैं आपके, सबसे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन जो नॉर्मल हम कह सकते हैं 10th में जो मैथ्स पढ़ाई जाती है, ये क्वेश्चन पेपर 18 जून, ये वाले क्वेश्चन आपके बिल्कुल, ये ऑफलाइन वाले एग्जाम जो हुआ था हमारा यूजीसी नेट जून का, जो कह रहे थे पेपर लीक हुआ है, ये वही वाला है, ठीक है, ये वही वाला है जो पेपर कहा गया था जो लीक हुआ है, और उसी के बाद ही यहाँ पर यूजीसी नेट का जो री एग्जाम है उसको कंडक्ट कराया गया। चलो अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 10। आंसर करो एसडीजी एमडीजी। एसडीजी एमडीजी, अब यहाँ पे क्या है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है जो एसडीजी के गोल हैं। नंबर ऑफ पब्लिकेशन, नंबर ऑफ गोल, नंबर ऑफ टारगेट, नंबर ऑफ इंडिकेटर्स, किसके बारे में बात हो रही है, एसडीजी। जल्दी से मुझे एसडीजी का फुल फॉर्म लिखिए और टाइम पीरियड लिखिए कि एसडीजी का टाइम पीरियड क्या है। हमेशा यहां से क्वेश्चन आता है एसडीजी से, आना ही आना है, ये मान के चलो। तो अगर आपसे पूछा जाए एसडीजी से रिलेटेड या एमडीजी से रिलेटेड, आप लोग कर सकते हो गोल, टारगेट, कितने पब्लिकेशंस वहां पे हैं या कितने इंडिकेटर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कितने गोल टारगेट, यहीं से कंफर्म हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका टाइम पीरियड कितना है, यानी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन से ईयर तक का है। मोनिका रेनू ने कहा है 10 का सी, और बिल्कुल सही है, सबसे फास्ट आंसर होना चाहिए। कितने गोल है, 17 गोल हैं। टारगेट कितने हैं, 169। संकेतक इंडिकेटर्स कितने हैं, 247, और प्रकाशनों की संख्या, ठीक है। यहां पर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। टाइम पीरियड है 2000 से स्टार्ट हुआ था, कब तक, 2015 तक का लक्ष्य था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वेरी गुड टन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। स्वयं से क्वेश्चन है, स्वयं के बारे में हम लोग पढ़ते रहे हैं, तो देखना यह है कि स्वयं से जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। स्वयं के कोऑर्डिनेटर पूछे गए हैं, सिंपल सी बात है, स्वयं के कोऑर्डिनेटर पूछे गए हैं। तो स्वयं के कोऑर्डिनेटर इनमें से कौन से हैं, डी को एलिमिनेट कर दो भाई, क्या बात है। अगर आपको पता है कितने कोऑर्डिनेटर हैं, ये भी पता होना चाहिए। कितने हैं कोऑर्डिनेटर, 10 कोऑर्डिनेटर्स हैं। एक को इन्वॉल्व किया गया है, किसको इन्वॉल्व किया गया है, INI को, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ये क्या है आपका, पहले 9 थे, अब हो गए हैं 10 कोऑर्डिनेटर्स। अब इसमें से एक है जो मैनेजमेंट के कोर्सेज कोऑर्डिनेट करता है, फिर NPTEL है, बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा यहाँ पर जो नहीं है, इसमें से कौन स्वयं पाठ्यक्रमों के लिए नियुक्त राष्ट्रीय समन्वयक है, NIOS स्कूली शिक्षा से जुड़ा हुआ है, वही ऑप्शन डी को एलिमिनेट करना है, क्योंकि BITE कुछ भी नहीं है यहाँ पे, CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। अब इनके फुल फॉर्म भी आते हैं या इनका ईयर पूछा जा सकता है, INI इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ये रीजनिंग के क्वेश्चन को कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं।
एन अब मान लीजिए यहाँ पर पूछा जा सकता है, सेम चीज है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए एनपीटीईएल जो है ये किसके लिए मेन काम करता है, ये क्या चीज प्रोवाइड करता है, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर आपको सेम कोड यूज करना है, सभी के लिए सेम कोड यूज करना है, ठीक है। आपसे कहा गया है कि बताइए बोल्ट, रिंग, सोल्ड या फ्रॉम ये किस तरीके से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही है, इंजीनियरिंग। एनपीटीईएल किससे जुड़ा है, इंजीनियरिंग से जुड़ा है। सेम चीज अगर इतनी पता होनी चाहिए। अगर मैं कहूं कि जो एनपीटीईएल है, मान लीजिए स्कूली शिक्षा से जुड़ा हुआ कौन है ना, तो हमारे पास उस चीज का आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। बोल्ट अल्फाबेटिक जोड़ेंगे तो 49, रिंग जोड़ेंगे 48, सोल्ड जोड़ेंगे 50 और फ्रॉम जोड़ेंगे 52। अल्फाबेटिक जोड़ना है, अल्फाबेटिक यानी ए को अगर हम लिखते हैं 1, बी को लिखते हैं 2, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। स्कूली शिक्षा एनसीईआरटी, वेरी गुड जॉब बेटा। लेकिन अगर मैं पूछूं, मान लीजिए भाई हम तो बाल की खाल निकालेंगे, हम तो एनटीए है, हमारे पास तो 100 क्वेश्चन आने चाहिए। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी और एनसीईआरटी में इस ई का क्या मतलब है, क्वेश्चन ही पूछना है भाई, हम कैसे भी क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकते हैं। तो एनसीईआरटी, इग्नू, ये सारी स्थापना कौन से ईयर में हुई, ये सारी चीजें एग्जाम में आती हैं आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हम रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपसे पूछा जा सकता है कि रुचि वाले चरों से इतर बाह्य चर यानी एक्सटर्नल वेरिएबल सुव्यवस्थित निरसन में किसमें से प्राप्त किया जा सकता है। अब देखो हिंदी देख लो इनकी, आप कहते हो मैम आपकी हिंदी, पर इनकी हिंदी देखो, मेरी हिंदी इजी है कि इनकी, किसकी हिंदी इजी लग रही है जरा एक बार बताओ। 1961, वेरी गुड जॉब। एनसीईआरटी की स्थापना 1961, किसकी हिंदी इजी है, किसमें ज्यादा समझ में आ रहा है। तो करेक्ट आंसर, जहां हम बाहरी चरों को कंट्रोल करते हैं, जहां पर भी बाह्य चर लिखकर आ जाए, जहां पर भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल लिखकर आ जाए, सीधा सीधा बी ऑप्शन होगा। 13 का बी ऑप्शन होगा, बाह्य चरों को कंट्रोल करने वाला है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल ऐसा है। लॉन्गिट्यूडनल किसके लिए होता है, लॉन्ग, देखो कीवर्ड बेटा ध्यान से देखिए, लॉन्ग मतलब जो लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, लंबे समय तक, जैसे कि मान लीजिए कोरोना की वैक्सीन बनी थी, लंबे समय तक उस पर शोध चलेगा, ये नहीं है कि अभी कोरोना नहीं है या उसके सिम्टम्स नहीं है, शोध चलता रहेगा। क्वालिटेटिव में आता है गुणात्मक, क्वालिटेटिव में क्वांटिटी बेस्ड है ना, सॉरी क्वालिटी बेस्ड हो गया है ना। हमारी योग्यता का परीक्षण किसके थ्रू होता है, क्वालिटेटिव के थ्रू होता है। वहीं अगर हम बात करें कोरिलेशनल यानी दो वेरिएबल्स हम कभी भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन किस पे करते हैं, वेरिएबल्स पे करते हैं। वेरिएबल्स पे करने के लिए हमारे पास कम से कम दो वेरिएबल्स होने चाहिए, एक वेरिएबल, टू वेरिएबल। जब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है, माइनस है, वो सब चीजें चेक करने के लिए कोरिलेशन है, एक दूसरे से क्या संबंध है, एक्सीडेंट हुआ तो किस वजह से हुआ, तो एक दूसरे से हम क्या करते हैं, रिलेशन बिठाने की कोशिश करते हैं। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल एक ऐसा है जहां पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, हेर फेर कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं यानी नियंत्रण कर सकते हैं स्थितियों को। बाहरी चरों को कंट्रोल इसी के थ्रू करा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं एक्स पोस्ट फैक्टो, उसे भी हम क्या कहेंगे, अर्ध प्रायोगिक कहते हैं। अर्ध प्रायोगिक, क्या इसमें हम चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पर ये जो आपका एक्सपेरिमेंटल है स्वतंत्र चर पे परीक्षण करता है, स्वतंत्र चर पे कॉज, स्वतंत्र चर, इफेक्ट किस में देखता है, आश्रित यानी कि डिपेंडेबल पे, स्वतंत्र पे कंट्रोल होता है इसका। जो दो वेरिएबल जैसे मैंने बताया, एक हो गया इंडिपेंडेंट, हो गया डिपेंडेंट। लेकिन जो अर्ध प्रायोगिक है जिसे हम एक्स पोस्ट फैक्टो कहते हैं, इसमें क्या होता है कि हमारा स्वतंत्र चर पे कोई कंट्रोल नहीं होता। घटना हो गई है, एक्स, हमारी एक्स गर्लफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड हो गया है ना, हमारी घटना हो चुकी है, अब हम उस क्यों हुई वो घटना उस पे जांच कर रहे हैं। तो स्वतंत्र चर पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, हमारा कंट्रोल किस पे होगा, आश्रित चर पे होगा, ठीक है। हम आश्रित चर पे परिणाम देख सकते हैं किसमें, एक्स पोस्ट फैक्टो में।
तो इसलिए यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो, अर्ध प्रयोगिक क्या होता है। जो पहले हो चुका है वो हो गया एक्स पोस्ट फैक्टो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एनईपी 2020 से क्वेश्चन है ये, अगर ध्यान से देखेंगे आप, आंसर करिए। एनईपी 2020 से जुड़ा एक क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि सकल पंजीकरण अनुपात जनसंख्या के किस आयु वर्ग के प्रतिशत के रूप में उच्चतर शिक्षा में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या का मापन है। यानी कि अगर मान लीजिए हम हायर एजुकेशन में हैं तो जीईआर को काउंट करने के लिए, यानी कि सकल पंजीकरण, कितने लोगों ने पंजीकरण करवाया है, कितने लोगों ने एडमिशन लिया है, वो जानने के लिए हमें कितने से कितने एज वाले बच्चों को चुनना पड़ेगा। अब अगर हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारा क्या आएगा, ग्रेजुएशन से ऊपर आएगा ना। तो ग्रेजुएशन के टाइम पे एज कितनी होती है, 18 से, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं तो 18 से 23 साल नॉर्मल मानी जाती है। ठीक है, अनुपमा क्या हो गया, खाना खा रहे, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन को देखते जाओ, समझते जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, अब ये भी हमारा स्वयं से जुड़ा क्वेश्चन है। स्वयं ट्रेंडिंग टॉपिक है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। स्वयं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ स्वयं, 4 चतुर्थांक होते हैं जो किसके, स्वयं के, वो कौन कौन से होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, एक ट्यूटोरियल, ये कंटेंट, सेल्फ असेसमेंट, डिस्कशन फोरम, वेरी गुड जॉब। तो क्वेश्चन नंबर 15 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्व मूल्यांकन करना यानी कि सेल्फ असेसमेंट करना। वीडियो व्याख्यान, क्या लाइव वीडियो होते हैं स्वयं में। शंकाओं के निवारण के लिए ऑनलाइन विचार विमर्श मंच हो गया, विशेष रूप से तैयार सामग्री जिसे हम डाउनलोड और प्रिंट करा सकते हैं, जबकि आमने सामने का। अब आप मुझे बताओ कि क्या वहां पे हमें लाइव क्लासेस मिल सकती हैं, स्वयं में रिकॉर्डेड होते हैं, लाइव नहीं मिलती हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब स्वयं के बारे में आप सभी जानते हैं, तो स्वयं में इस वाई का क्या मतलब होता है। स्वयं में वाई स्टैंड क्या करता है, क्या समझते हैं हम वाई से। वाई स्टैंड फॉर स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर एस्पायरिंग माइंड्स, वेरी गुड जॉब। दीपशिका का पूरा फोकस यही होना चाहिए, वेरी गुड। पूरा पूरा फुल फॉर्म लिख दिया, मतलब हमसे छोटी सी चीज पूछी जाएगी हम और आगे बताएंगे, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 16, अब ये देखते हैं सबसे फास्ट आंसर कौन कर पाएगा इस क्वेश्चन का। इजी है, आईसीटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर डिवाइसेस आर आउटपुट डिवाइसेस ओनली। 9 टू पोस्ट ग्रेजुएट। अब आपसे अगर पूछा जाता है कि स्वयं में जो कोर्सेस होते हैं, वेरी गुड बेटा, स्वयं में जो कोर्सेस होते हैं कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक होते हैं, कोर्सेज कौन सी क्लास से कौन, तो 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के, ये भी क्वेश्चन बनता है आपका। तो हमारे को किस पे ध्यान देना है, ओवरऑल सब चीजों पे। तो क्वेश्चन नंबर 16, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी एंड डी ओनली। आउटपुट, आउटपुट यानी कि जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करती है, तो ट्रैक बॉल और नंबर पैड। ठीक है, जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है, रिजल्ट प्रोवाइड करता है, उसे हम क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है और साथ ही एक टास्क भी है,
टास्क क्या है कि गणित से संबंधित समस्याओं पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ कौन सा है जो कि गणित से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, लीलावती। वो कौन सा है? लीलावती, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपके लिए भाई एक टास्क है कि यहाँ पर प्रमाण वर्तिका, मीमांसा सूत्र, न्याय सूत्र, इन सभी को आप लोगों ने, इन सभी के आंसर लिखने हैं कि इन सब के जो राइटर हैं वो कौन कौन है। ठीक है, किसने किसने क्या लिखा है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आज एक टास्क है, गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जा करके जितने भी हमारे एंशियंट स्कॉलर्स हैं उनसे रिलेटेड जो उन्होंने बुक पब्लिश की है, यानी उनकी जो बुक्स है, उनको आप लोगों ने एक स्क्रीनशॉट लेना है और हमारे टेलीग्राम पे शो करना है। न्याय का गौतम, वेरी गुड, है ना। न्याय का कौन है, योग शास्त्र का कौन है, मीमांसा सूत्र किससे संबंधित है, ये टास्क कौन कौन करेगा, ये आज जरा ये भी बता दो। जल्दी से एक बारी थम्स अप कर दो, ये टास्क कौन कौन करेगा। मिलेंगे हम आपसे कल, तब तक के लिए जुड़ते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक की मेंबरशिप नहीं ली है गाइस, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो भाई ट्रेन भी बिना इंजन के नहीं चलने वाली। तो आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। 299 रुपीज सिर्फ एक बार वन टाइम पेमेंट करना है आपको। दिसंबर 2024 की पूरी तैयारी इसी के दौरान करवाई जाएगी, तो सपोर्ट करते रहिए। और कौन कौन टास्क करेगा एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, जिससे कि कंफर्म हो जाए कि आप लोग यहाँ पर एक्टिव मोड पे काम करें, क्योंकि सिर्फ पढ़ाने से, हमारे पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, आप लोगों का भी पढ़ना जरूरी है। करेंगे आप लोगों ने, देखो करने के लिए हमारे पास बहुत समय है, चीजें करने के लिए बहुत समय है। अब जैसे मैंने आपको कहा स्कॉलर की बुक्स वगैरह कर दीजिए। कुछ लोग रिसर्च से जुड़े हुए जो सॉफ्टवेयर हैं उनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पढ़ाई करनी है यार, अपने को तरीके बदलने पड़ेंगे, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत टफ होने वाला है। आने वाले टाइम में नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है, तो करना है। बुक्स पे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बुक्स की रिसर्च पे करिए। रिसर्च टाइप्स आते हैं, रिसर्च के बारे में आप क्या जानते हैं, यहाँ तक कि टीचिंग में कौन कौन से और टूल्स इस्तेमाल होते हैं। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, रील्स यूट्यूब की देखते रहेंगे, इंस्टाग्राम की रील भी देखेंगे, फेसबुक की रील भी देखेंगे, लेकिन जो पढ़ाई से चीजें जरूरी है उसको देखना भी जरूरी है। तो चलिए ये टास्क आप लोगों के लिए, देखते हैं कौन ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करता है टेलीग्राम पे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू योगेश, दुर्गा, आशा, रेनू, दिव्या। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।